नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से देहरादून में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे से यानी कि कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हंगामेदार रह सकता है विधानसभा का सत्र। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को पास कराना होगा। अनुमानित बजट करीब 4,864 करोड़ रुपए का होगा। अलग अलग विभागों से आई मांग के आधार पर सरकारी बजट लाया जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर सचिवालय ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के दौरान 200 मीटर के दायरे में 144 धारा भी लागू की गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष की भी पूरी तैयारी है और आज का ये सत्र हंगामेदार रह सकता है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। और इसके साथ ही आपको एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस बार का विधानसभा सत्र कई मायनों में अलग होगा क्योंकि विधानसभा से 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या आधी रह गई और आधे कर्मचारियों के साथ ही सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारियों की संख्या से सत्र पर हालांकि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आधे कर्मचारियों के साथ किस तरह से ये सत्र की शुरुआत होगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष सत्र के दौरान यूकेएसएससी भर्ती घोटाले, वनांतरा रिजॉर्ट प्रकरण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावितों की अनदेखी, तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुपूरक बजट शाम को 4 बजे तक पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा, क्या लगता है आज सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस अनुपूरक बजट को पास करना सदन में? देखिए अमृता, ये एक सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि विपक्ष लगातार पहले से ही इस बात को बयां कर रहा है, बार बार मीडिया के सम्मुख इस बात को रख रहा है कि जो ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो रहा है ये जो है इसमें विपक्ष जन मुद्दों को उठाएगा और यदि सत्ता पक्ष के जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में विपक्ष अपने तीखे तेवर, तल्ख तेवर जो है वो विपक्ष दिखाने वाला है। चूंकि सत्र की कार्रवाई अब से कुछ समय बाद शुरू होने वाली है, ऐसे में जो विपक्ष के विधायक हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि किन किन मुद्दों पर वो सरकार से जवाब चाहते हैं। जैसा कि आप अभी दर्शकों को बता भी रहे थे कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपनी पूरी रणनीति तैयार करता है। और इसके साथ साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं हालांकि वो भी होमवर्क कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब देखना होगा कि आखिर जो सदन है वो वास्तव में सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर आज का दिन हंगामा हो सकता है। जी अमृता। सोनू, जिस तरह पिछली बार हमने देखा था सत्र के दौरान बाहर पूर्व सीएम ने विधानसभा सत्र के बाहर जिस तरह से हंगामा किया था और सरकार को घेरने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार धारा 144 लागू कर दी गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि देखिए जब सत्र आउट होता है तो जो सत्र से संबंधित व्यवस्थाएं हैं और उनको पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया जाता है। लिहाजा जो विधानसभा भवन की सुरक्षा है उसकी भी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है और जो सुरक्षा में किस तरह की कोई सेंधमारी ना हो जाए इसलिए ये गंभीर मामला है। तो विधानसभा भवन की सुरक्षा की हम बात करें तो बड़ी तादाद में विधानसभा परिसर के अंदर, विधानसभा भवन के बाहर, मुख्य प्रवेश द्वार पर और जो निकासी द्वार है वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और इसके अलावा यदि सुरक्षा संबंधी पहलू पर बात करें तो जो विधानसभा के चारों ओर का जो इलाका है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों की आवाजाही होती है अलग अलग रास्तों से, तो ऐसे में जो बैरिकेडिंग लगाई गई है। और इसके अलावा जो खास बात है पुलिस महकमा जो है वो ड्रोन से भी नजर रखेगा क्योंकि अमृता आप जानते ही हैं जब विधानसभा का आउट होता है तो ऐसे में तमाम जो संगठन है, सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है और खास तौर पर जो पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है या जो मुख्य विपक्षी दल होते हैं वो विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाते हैं। और क्योंकि आज भी विधानसभा का घेराव किया जाना है, ऐसे में
जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उनको चाक चौबंद कर लिया गया है। जी अमृता। सोनू, ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ विधेयक होंगे आज, कौन से विधेयक होंगे जिन पर आज सदन में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो आज मुख्य रूप से तो जो अनुपूरक बजट है उसको सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। और चूंकि कार्य मंत्रणा समिति में ये तय कर लिया जाता है कि जो विधानसभा सत्र का जो है वो एजेंडा क्या है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो चुकी है और इसमें तय हो चुका है कि आज कामकाज कौन सा होगा। अगर हम ओवरऑल कामकाज की बात करें तो कुछ अध्यादेश होते हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, कुछ संकल्प होते हैं और कुछ असरकारी जो है वो प्रस्ताव रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम संशोधित विधेयक की बात करें तो कुल 6 ऐसे विधेयक हैं जो सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे और उनको पारित किया जाएगा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आज अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और उसके बाद संभवतः कल इसको पारित करा लिया जाएगा। तो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जो सरकारी कामकाज है, जो विधानसभा का जो विधायी कार्य है, उनको अंतिम रूप दे दिया गया है और आज पहले प्रश्नकाल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद यदि हंगामा नहीं होता है तो उसके बाद जो विधायी कार्य है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जी अमृता। सोनू, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दल के विधायकों को बिठाकर ही नसीहत दी है कि किसी भी तरह का हंगामा ना किया जाए, जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए और अच्छे से ये सत्र चलाया जाए ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो और जो जनता की परेशानी है उसका कहीं ना कहीं निराकरण किया जाए। क्या लगता है अगर अनुपूरक बजट आज शांतिपूर्ण तरीके से अगर पास होता है तो क्या कुछ इस बार अनुपूरक बजट में खास होगा जनता के लिए? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो लगातार पक्ष और विपक्ष जो विधानसभा के सदस्य हैं उन विधायकों के लगातार संपर्क में हैं और उनके साथ कई दौर की बैठकें भी कर चुकी हैं और लगातार विधानसभा अध्यक्ष ये अपील कर रही हैं कि विधानसभा का जो सत्र है इसको शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जाए और जो सदन की गरिमा है उसको बरकरार रखा जाए। आप जानते हैं अमृता, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं, जब इन औपचारिकताओं के तहत जो मीटिंगें होती हैं उन मीटिंग में विपक्ष के विधायक इस बात को स्वीकार करते हैं और सहमति दे देते हैं कि वो सदन की गरिमा का ख्याल रखेंगे और सदन को चलने देंगे। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो ऐसा नजारा दिखाई नहीं देता है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के विधायक है वो अपनी मांग को उठाते हैं और जब मांग उनकी जिस नियम के तहत वो चाहते हैं उस नियम के तहत स्वीकार नहीं की जाती तो जाहिर सी बात है विपक्ष के विधायक अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद करते हैं और हंगामा करते हैं और जब हंगामा होता है तो जो कार्रवाई है सदन की वो बाधित हो जाती है। जहां तक बजट का सवाल है, देखिए ये अनुपूरक बजट है। ये पूरी तरह से इस बजट में जितने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है वो ये है कि आने वाली 31 मार्च तक चाहे वो केंद्र सरकार की पोषित योजनाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की, चाहे वो जिला स्तर की जिला योजनाएं हो, इन सब योजनाओं के तहत कहीं भी किसी भी तरीके की बजट की दिक्कत ना आए। चाहे वो महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के जगत को और बेहतर करने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की बात हो, ये तमाम ऐसे सेक्टर है जिन सेक्टर्स में इस बजट का उपयोग किया जाना है। तो ये अनुपूरक बजट जो है आज सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और इसको पारित करा लिया जाएगा और आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि इस बार का सत्र कई मायनों में काफी अलग होगा क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कम से कम 228 कर्मचारी जो है विधानसभा के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो क्या लगता है कि वाकई इस सत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ आधे ही कर्मचारियों के भरोसे सत्र चलने वाला है? देखिए, क्योंकि इनका जो निष्कासन किया गया है इन तमाम कर्मचारियों का 228 कर्मचारी, ये मामला तो कानूनी पेचीदगियों में पहले फंसा और उसके बाद इसमें फाइनल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया था उसको कोर्ट ने मान लिया है और अब ये कर्मचारी यहाँ दोबारा से बहाल नहीं होंगे। दूसरा, कामकाज के यदि प्रभाव की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा था जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो कर्मचारी विधानसभा में तैनात हैं उनसे सत्र को सही तरीके से संचालित किया जा सकता है और किसी भी तरीके का सत्र की जो कार्रवाई है, सदन की जो कार्रवाई है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जितने भी कर्मचारी इस वक्त विधानसभा में तैनात हैं
इन कर्मचारियों के अधिकारियों के माध्यम से ये सदन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया जाएगा। जी अमृता। चलिए सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो आज का जो सदन का सत्र होगा, पहले दिन काफी हंगामेदार होने के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और कई मायनों में ये काफी अलग भी होने वाले है, क्योंकि 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी आधे कर्मचारियों के साथ किस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और विपक्ष आज किस तरह से हंगामा करता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अनुपूरक बजट पास करना आज कहीं ना कहीं सत्तापक्ष के लिए, भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि देहरादून से ही है। प्रदेश भर के वाहन स्वामी आज विधानसभा कूच करेंगे। परिवहन महासंघ, सिटी बस महासंघ के बैनर तले कूच करेंगे। यूनियनों ने आज प्रदेश चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर के वाहन स्वामी आज विधानसभा कूच करेंगे। परिवहन महासंघ, सिटी बस महासंघ के बैनर तले आज कूच करेंगे। यूनियनों ने आज प्रदेश भर में चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। तो लगातार जिस तरह से कई समय से परेशानियों का सामना कर रहे थे वाहन स्वामी, और आज विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसके चलते आज विधानसभा की ओर आज ये बढ़ेंगे और प्रदर्शन की चेतावनी भी आज दी जा रही है इनकी तरफ से। इन्होंने आज प्रदेश चक्का जाम करने की चेतावनी भी आज सरकार को दे रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते हमारे संवाददाता सोनू की। और सोनू, आज प्रदेश भर के वाहन स्वामी विधानसभा कूच करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए अमृता, जैसे ही विधानसभा का सत्र आउट होता है तो इस दौरान तमाम जो संगठन है वो विधानसभा का घेराव करते हैं और इसकी रणनीति बनाते हैं, और ये जताने की कोशिश की जाती है कि सरकार या शासन ने जो निर्णय उनको लेकर के लिया है वो इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा जो कर्मचारी आज विधानसभा का घेराव करेंगे उसमें टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, विक्रम वाले हैं, क्योंकि सरकार और खास तौर पे उत्तराखंड सरकार जो है आने वाले समय में जो डीजल वाहन हैं, जो 10 साल पुराने वाहन हैं और खास तौर पर जो पॉल्यूशन करने वाले वाहन हैं उनको बंद करने की रणनीति बना रही है और एक ऑटोमेटिक फिटिंग संस्थान की जो है स्थापना करने जा रही। तो इसके विरोध को लेकर के आज तमाम जो कर्मचारी हैं, खास तौर से ट्रांसपोर्टेशन यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो सबके सब आज एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल हो, चाहे गढ़वाल मंडल, 20 से ऐसी अलग अलग यूनियंस हैं जिसके कर्मचारी जो हैं आज यहाँ विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। ये देखना होगा कि इस घेराव को क्या जो यूनियन करने जा रही हैं ये सही से हो पाएगा, सफलता से हो पाएगा, जितने लोग इसमें शामिल हैं ये सबके सब पहुंच पाएंगे। क्योंकि आज इस घेराव को यदि हम देखें तो विधानसभा के आसपास का जो इलाका है ये ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार जरूर होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन का घेराव किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो आम जन है उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब ये रणनीति तैयार हो चुकी है और कुछ समय बाद विधानसभा के पास के जो बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं वहां पर ये नजारा देखने को मिल सकता है। जी अमृता। सुनो, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि वाहन फिटनेस को लेकर अनिवार्य करने के चलते विरोध किया जा रहा है, लेकिन अनिवार्य अगर सरकार ही करना चाहती है तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि इसी से तो हादसे कम होंगे। देखिए, ये आपका बहुत अहम सवाल है। यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, इनको इस बात को समझना होगा कि अगर सरकार जनहित में कोई फैसला लेने जा रही है और अच्छी जो वाहन है, अच्छे मतलब फिट वाहन जो हैं वो यदि चलेंगे तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो कम होंगी, उनका जो ग्राफ है वो कम होगा। चूंकि हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, जब डग्गा मार वाहन जो है सड़क पर चलते हैं तो उनसे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरा, यदि पुरानी वाहनों को सरकार जो है वो मार्केट से आउट करना चाह रही है, उनको बंद करके नए वाहनों को, नई तकनीकी वाले जो वाहन हैं उनको यदि सड़क पर लाना चाह रही है तो ये भी हम कह सकते हैं कि सरकार की एक अच्छी कोशिश है। देखिए, ये अब चूंकि जो शासन के अधिकारी हैं, जो सचिव विभाग के आयुक्त भी हैं, उन्होंने बातचीत की थी यूनियन के पदाधिकारियों से, लेकिन बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। इसलिए आज ये तमाम यूनियंस जो हैं वो विधानसभा का घेराव कर रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि विधानसभा घेराव के बाद एक बार फिर शासन के उच्च अधिकारी जो हैं उनसे यूनियन के पदाधिकारी की बातचीत होगी और इसका कोई बीच का रास्ता
निकल जाएगा, ये उम्मीद बिल्कुल की जा सोनू, रही आप है। बनी जी रही अमृता। हमारे साथ। जिस तरह से ये बात की जा रही है कि प्रदेश भर के वाहन स्वामी आज विधानसभा का कूच करेंगे और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता भी निकाला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से लगातार ये विरोध किया जा रहा है, वाहन फिटनेस जो लागू करने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है वाहन स्वामियों की ओर से। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से सरकार की नीयत है कि जनहित में इसे लागू किया जाए, लेकिन एक तरफ विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बातचीत के बाद क्या कुछ चर्चा होती है और क्या कुछ निष्कर्ष इसका निकलेगा, ये भी देखना होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि देहरादून से ही है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन बरामद किया गया। विदेशी नागरिक की स्क्रीनिंग चेकिंग के दौरान इसे बरामद किया गया। चेकिंग के दौरान सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। डोईवाला थाना में ये मामला दर्ज किया गया है। पकड़ा गया नागरिक रूप में कृषि और खाद्य मंत्री। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जेली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन को बरामद कर लिया गया है। विदेशी नागरिक की स्क्रीनिंग चेकिंग के दौरान बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान सैटेलाइट फोन बरामद होने के बाद विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। डोईवाला थाना में मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, जेली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले है और किसी भी यात्री को जो है बिना चेकिंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में चूंकि जब यात्री एयरपोर्ट पर प्रवेश करते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, और जब चेकिंग हुई तो उस दौरान ही रूस के इन व्यक्ति को पकड़ा गया है। और जो इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि सैटेलाइट फोन भी इनसे बरामद किया गया है, और चूंकि मामला गंभीरता सुरक्षा से जुड़ा हुआ और जो सैटेलाइट फोन है वो प्रतिबंधित है, ऐसे में ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता। तो जो सीआईएसएफ की एसआई स्तर की जो अधिकारी हैं, उन्होंने डोईवाला में इसकी शिकायत दी और उसके बाद इसमें डोईवाला थाना क्षेत्र में डोईवाला थाने में इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और उसके बाद आगे इनसे पूछताछ की गई। तो ये मामला पूरा का पूरा गंभीर है और ये जो जिस शख्स से फोन बरामद किया गया है, ये रूस में कृषि और खाद्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये मामला पूरा गंभीर है। पुलिस ने इसमें अलर्ट दिखाया, पुलिस इसमें पूरी तरह से अलर्ट नजर आई और अब क्योंकि ये मामला के सामने आ गया है और आगे उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरीके के वाकया दोबारा एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिलेंगे। जी अमृता। चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें आपको, जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है और जो पकड़ा गया नागरिक है वो अहम बात यह है कि रूस में वो कृषि और खाद्य मंत्री रह चुका है, जिसके बाद ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है, काफी गंभीर है। लेकिन इस तरह से दोबारा एयरपोर्ट पर इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाएगी। विदेशी नागरिक की स्क्रीनिंग चेकिंग की गई थी, जिसके बाद उसके बाद से सैटेलाइट फोन बरामद किया गया। विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। डोईवाला थाना में मामला दर्ज हुआ है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। अहम बात यह है कि जो पकड़ा गया नागरिक है जिससे सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है, वो रूस में कृषि और खाद्य मंत्री रह चुके हैं। चलिए बड़ी खबर मसूरी से है, जहां माल रोड में वाहन प्रतिबंधित किए जाएंगे। प्रतिबंधित के समय में वाहन नहीं चलाए जाएंगे। डीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो माल रोड में वाहन प्रतिबंधित हो गए हैं। प्रतिबंधित के समय वाहन नहीं चलाए जाएंगे। डीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी कर दिए। चलिए इस पूरी खबर पर एक बार फिर रुक करते हमारे संवाददाता सोनू की। और सोनू, कितने बजे से कितने बजे तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे? देखिए, ये जो मसूरी का जो क्षेत्र है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर बड़ी संख्या में देश नहीं बल्कि विदेशों के भी सैलानी अक्सर आते रहते हैं और यहाँ का जो मौसम है बहुत खूबसूरत है। लिहाजा जो टूरिस्ट है, माल रोड यहाँ की सबसे फेमस जगह है। जो माल रोड है वहाँ पर शाम के वक्त ज्यादा क्राउड हो जाता है। ऐसे में शाम के समय जो है, जो वाहन है उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो साइड वाले रास्ते हैं, ऑप्शनल तौर पर जिन मार्गों का हम उपयोग कर सकते हैं, उनसे जो वाहन है उनको जाने की अनुमति दी गई है। जो जिलाधिकारी देहरादून है, उन्होंने साफ तौर पर जो मसूरी के नगर पालिका हैं के अध्यक्ष हैं या जो मसूरी के एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको ये हिदायत दी है
निर्देश दे दिए हैं कि इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाए और यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो शाम का वक्त होता है उस वक्त अब वहां नजर नहीं आएंगे और जो पर्यटक हैं वो यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकेंगे। जी अमृता। सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि शाम के वक्त काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है जिसके चलते वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राइवर हैं जो टूरिस्ट को लेकर आते जाते हैं उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही जो आम जनता है, वहां पर रहती लोकल जनता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मसूरी का जो क्षेत्र है इतना बड़ा इलाका नहीं है ऐसे में, लेकिन ये पर्टिकुलरली कुछ इलाकों की बात हो रही, चाहे की बात हो चाहे लाइब्रेरी की बात हो, जो ऑप्शनल तौर पर जिन मार्गों का उपयोग किया जा सकता है उन पर आवाजाही निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि पर्यटकों की और जो स्थानीय लोग भी यदि आसपास के लोग सैलानी के रूप में यहाँ घूमना चाहते हैं तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, थोड़ा सा जो बाहरी क्षेत्र वाले जो वाहन है, इस रोड पे बड़े वाहन नहीं चलते हैं, लेकिन जो छोटे वाहन है अब वो भी नहीं चलेंगे, और जो बीच में अगर आ भी जाते थे तो कई बार इस तरीके को देखने मिलता था कि पर्यटन परेशान होते हैं। तो जो डीएम ने ऑर्डर दिए हैं वो इस पूरे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही और क्षेत्रीय लोगों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, और उसी की परिणति हम इन निर्देशों को देख सकते हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय लोगों को ध्यान में रखते हुए और टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, कड़े नियम बनाए गए हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको परेशानी तो थोड़ी सी होगी, लेकिन इसके साथ ही जो टूरिस्ट होंगे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए वाहन चलाए जाएंगे, जो बड़े वाहन होंगे उन्हें वहां पर अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो बाहर से वाहन आते हैं उन्हें भी अनुमति नहीं दी जाएगी। डीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए, इसे लेकर प्रतिबंधित के समय में वाहन नहीं चलाए जाएंगे, ताकि जो टूरिस्ट हैं, जो मौसम का मजा लेना चाहते हैं, जो वहाँ का वातावरण देखना चाहते हैं, माहौल देखना चाहते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो उस जगह को अच्छे से महसूस कर पाएं, एंजॉय कर पाएं, जिसके चलते अब वाहनों पर प्रतिबंधित लगाया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।